देखिएगा, अब अपन जानेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा है क्या? क्या कहा मैंने? निकाय की स्थितिज ऊर्जा और निकाय की गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए भाई, अपन कह दें कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाय की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग एवं गतिज ऊर्जा का योग, निकाय की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग निकाय की क्या कहलाती है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब देखिएगा भाई, संरक्षण नियम है क्या? अगर किसी निकाय पर यदि किसी तंत्र अथवा यो कह सकते हैं तंत्र, निकाय अथवा वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा हो और अन्य बल अनुपस्थित हो, केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा हो। ध्यान रखना, मैंने संरक्षी या संरक्षी बल के अपन को एग्जाम्पल लिखने का ध्यान नहीं रहा। अपन इस टॉपिक के बाद उनके एग्जाम्पल लिख लेंगे कि जैसे गुरुत्वीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है, ये अपने पास इसमें संरक्षी बल है, और घर्षण बल, शान बल ये कैसे हैं? असंरक्षी बल है। चलो इस पॉइंट के बाद लिख लेंगे अपन उन एग्जाम्पलों को। तो पहले अपन लिख लें कि संरक्षी बल की उपस्थिति में जबकि अन्य बल क्या हो? अनुपस्थित हो, तो यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। और यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है, या यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण भी कह दे अपन इसे। तो देखो क्या कह सकते हैं, यदि किसी तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर, तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर यदि किसी तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्यरत हो, केवल संरक्षी बल कार्यरत हो, किसी तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर केवल संरक्षी बल क्या हो? कार्यरत हो, तथा अन्य बलों के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, तथा अन्य बलों के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो। यदि किसी तंत्र निकाय अथवा वस्तु पर केवल संरक्षी बल कार्यरत हो तथा अन्य बलों के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यही यांत्रिक ऊर्जा
संरक्षण का सिद्धांत है। तो इनका कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, और यही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का क्या है, सिद्धांत है। अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से गतिज ऊर्जा को मैं कैसे लिख रहा हूं, इस ऊर्जा को U से, और इन दोनों का मान क्या है भाई, नियत है। अब देखो भाई मैं इसे कैसे लिख सकता हूं भाई, इसे मैं अगर यूं लिखना चाहूं तो देखो भाई K का इनमें परिवर्तन कर लो, डेल्टा K प्लस डेल्टा U, तो निकाय नियत का तो परिवर्तन क्या हो गया, 0। अब फिर देखो भाई डेल्टा K का मीन्स क्या है, K फाइनल माइनस K इनिशियल, और इसी तरह से इसी ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी कि 0। तो देखिए भाई K फाइनल प्लस U फाइनल इज इक्वल टू K इनिशियल प्लस U इनिशियल। देखो आप चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल ये तथ्य अपने आप ही क्लियर हो गया कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा का योग, अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थिर ऊर्जा का योग प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा के योग के क्या है, बराबर आ रहा है। अब यहां अपन ने देख लिया है। अब अपन यहां पर देखो, ये तो अपन ने यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण अपन ने लिख लिया है। अब अपन जो इसमें मिस हो गया था अपन से, वो था संरक्षित बल। तो अपन ने पढ़ ली थी तीनों परिभाषाएं, उनके जो एग्जाम्पल है वो और लिख लेते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत है, इस पर आधारित जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है। ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 11वीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए प्रत्येक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत रहता है। यह क्वेश्चन आता है। तो अब पहले अपन संरक्षी और असंरक्षी बलों के जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को अपन लिख लेते हैं। देखें भी कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि संरक्षी और असंरक्षी बलों के हैं। तो देखिए संरक्षी बल व असंरक्षी बल के उदाहरण। संरक्षी बल व असंरक्षी बल के उदाहरण देखिएगा कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो भाई संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से। तो इसमें अपन लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, प्रत्यानयन बल, अंतराण्विक बल, क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल। देखो अपन ले लेंगे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये वही संरक्षी बल के उदाहरण ले रहे हैं अपन, संरक्षी बल व असंरक्षी बल के उदाहरण। स्थिर वैद्युत बल अपन परिभाषा तो पढ़ी चुके हैं कि ऐसे बल जिनके अंतर्गत क्या कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, कैसे बल कहलाते हैं, संरक्षी बल, और जिनमें निर्भर करता है असंरक्षी बल। तो स्थिर वैद्युत बल आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। फिर ले लें अपन इसमें प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग के लिए जो काम में आता है, प्रत्यानयन बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यानयन बल। फिर अंतर आणविक बल, अंतराण्विक बल यूं कह सकते हैं अपन, अंतर आणविक, यानी कि अणुओं के बीच में लगने वाला बल। क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल, क्षण चुंबक द्वारा
चुंबकीय बल इत्यादि। छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल इत्यादि। स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यानयन बल, अंतराणविक बल, छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल इत्यादि। ये तो हो गए संरक्षी बल। फिर अपन एग्जांपल लिख लेंगे असंरक्षी बल के। असंरक्षी बल, असंरक्षी बल जिनमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, जैसे घर्षण बल, श्यान बल। इसके एग्जांपल आएंगे घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, बायोनेंसी फोर्स, घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, या यूं कह सकते हैं वायु का प्रतिरोधी बल, एक तरह का श्यान बल है। वायु का प्रतिरोधी बल। इसके अलावा उष्मागतिकी में बल, ये भी इसी के अंदर आएगा भाई, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी में बल। उष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्य का उष्मा में और उष्मा का कार्य में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, जो कि अपन सेकंड जो बुक है अपनी 11th की, उसके अंदर वो चैप्टर पूरा एक चैप्टर है उष्मागतिकी का, जिसको अपन को पढ़ना है। घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, वायु का प्रतिरोधी बल, उष्मागतिकी में बल। इसके अलावा धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय बल, धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय बल, धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय बल। देखो घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावन बल, वायु का प्रतिरोधी बल, उष्मागतिकी में बल, धारावाही तार से। ध्यान रखना भैया, छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय जो बल है वो तो कैसा है, संरक्षी है, लेकिन धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय बल कैसा है, असंरक्षी है। ये अपन 12वीं के अंदर आप पढ़ेंगे कि छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे, धारावाही तार का भी पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है आपके पास। अब यहां अपन एक पॉइंट नोट लगा लिख सकते हैं, लोरेंट्ज जो बल होता है, जिसके बारे में आप 12वीं में पढ़ोगे अच्छे से, कि लोरेंट्ज जो बल होता है वो संरक्षी और असंरक्षी दोनों होता है। तो इसको अपन नोट लगा के लिख लेते हैं, इस पॉइंट को क्यों कह सकते हैं लोरेंट्ज बल, या इसे कह दो आप लोरेंज बल। लोरेंज बल संरक्षी व असंरक्षी दोनों प्रकार का होता है। संरक्षी व असंरक्षी दोनों प्रकार का होता है। ये लो, यहां ये पॉइंट अपन ने पूरा कर लिया जो अपन से मिसिंग हो रहा था। अब इसके बाद अपन करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से गिर रही वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को अपन प्रूफ करेंगे, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 6.7 है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको अपन सोल्व करेंगे। ये आप नोट कीजिए, एज इट ऐसे कैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। देखिए, अपने गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को समझने के साथ साथ यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण भी जाना था। और स्थिर ऊर्जा में आपने देखा था कि कुल स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए U = इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, मैंने ये निकाल लिया था, आगे नेगेटिव साइन था। फिर ऊर्जा संरक्षण भी अपन ने जाना था, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में ये देखा कि संरक्षी बलों की उपस्थिति में, जबकि अन्य बल अनुपस्थित हो, केवल संरक्षी बल अगर कार्यरत हो, तो संरक्षी बलों की उपस्थिति में गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। इसे ही मैंने कहा था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा था। इस यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित एक उदाहरण है जो अपनी बुक में दे रखा है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो है ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही किसी वस्तु के लिए, ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही किसी
वस्तु के लिए। तो देखिए भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित उदाहरण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित उदाहरण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित उदाहरण, उसमें भी अपन लेंगे ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए। ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए। देखिए इस टॉपिक को अपन समझेंगे। ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु के लिए अपन को यह सिद्ध करना है कि अगर ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर, उस वस्तु की प्रत्येक स्थिति पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब इसे समझने में ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसे अपन करें। मान लिया ये कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, किसी बिंदु A के ऊपर है। ये मैंने धरातल ले लिया है। एक स्थिति में इसकी ये ले लेता हूं B, और एक स्थिति ये मैंने धरातल पर ले दी है C। इन तीनों ही स्थितियों के लिए मुझे कुल ऊर्जा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, तीनों ही स्थितियों के लिए कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है। बिंदु A पर अगर मैं बात करूं कि इसका वेग क्या है तो वो 0 होगा। बिंदु B पर वेग मैंने VB ले लिया है, बिंदु C पर वेग क्या ले लिया है, मैंने C ले लिया है, VC ले लिया है। ये कोई गेंद या कोई भी वस्तु ये हो सकती है जिसका कि द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। धरातल से या यूं कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से ये जो वस्तु की ऊंचाई है वो है स्मॉल h, यानी कि पृथ्वी की सतह से ये स्मॉल h ऊंचाई पर है। इस वस्तु की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है, पृथ्वी की सतह से। अब देखिएगा A से B तक इसके द्वारा तय की गई दूरी मैंने क्या मान ली, y है। तो B से C तक जो दूरी होगी वो होगी h माइनस y। ये दूरी इसकी क्या होगी, h माइनस y। इतनी डिस्टेंस ये कवर करेगी। अब मैं एक एक बिंदु के लिए इसकी कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करूंगा। देखो वापस से देखें आप, एक कोई गेंद है जो कि बिंदु A पर है, जहां पर उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, क्योंकि वहां स्थिर अवस्था में। अब उसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो y डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बिंदु B के ऊपर आती है जहां उसका वेग VB है, जो मुझे पता नहीं है, ज्ञात करना पड़ेगा। बिंदु C पर आती है जहां भी मुझे इसका वेग पता करना पड़ेगा। मुझे यह सिद्ध करना है कि बिंदु A, B और C तीनों ही स्थितियों पर इसकी कुल ऊर्जा का मान कैसा है, नियत है, यानी कि कांस्टेंट है, एक समान है। तो देखिए मैं एक एक बिंदु की चर्चा कर रहा हूं। पहले मैं बात कर रहा हूं बिंदु A के लिए। लैंग्वेज आप लिख लेना इसकी, मैं इसको सीधे डायरेक्ट डेरिवेशन को कर रहा हूं। माना कि एक गेंद जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी से स्मॉल h ऊंचाई पर, ये लैंग्वेज आप लिख लेना, बाकी सभी डेरिवेशन वैसे लैंग्वेज मैंने लिखी है। अब देखो बिंदु A के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा मैंने मान ली बिंदु A पर गतिज ऊर्जा Ka है, तो देखो हाफ m VA का स्क्वायर होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ m V स्क्वायर। तो देखिए Ka इज इक्वल टू हाफ m, बिंदु A पर वेग क्या है, 0, तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई इसकी, यहां पर 0 हो गए, ये 0 आ गई। फिर यहीं मैं बात करता हूं इसकी स्थितिज ऊर्जा की। तो देखो भाई बिंदु A पर अगर इस ऊर्जा की बात करूं तो मैंने मान ली कि इस ऊर्जा बिंदु A पर क्या है, UA है। तो mg
ध्यान रखना, इसी ऊर्जा में अपन धरातल से ऊंचाई लेंगे और विस्थापन में ऊपर से नीचे वस्तु कितनी दूरी पर आई है, तो यहां कितनी ऊंचाई पर है, ये h mgh। इसलिए बिंदु A पर अगर मैं कुल ऊर्जा की बात करूं EA, तो ये होगी KA प्लस UA। देखिएगा KA गतिज ऊर्जा कितनी है 0, इसकी ऊर्जा कितनी है mgh, यानी कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा मेरे पास आई है mgh। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। ये लो, अब मैं बात करता हूं बिंदु B के लिए। बिंदु बी के लिए अब देखिए भाई, बिंदु बी पर अगर मुझे गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो पहले मुझे इसका वेग बिंदु बी पर पता होना चाहिए। चलिए देखो, उसकी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले अपन फॉर्मूला लिख लें। तो देखो बिंदु बी पर वेग कितना होगा, वस्तु ए से बी पर आई है, ए पर उसका वेग क्या था, va था। बी पर वेग मुझे पता करना है, विस्थापन कितना है इसका y, ए से बी तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, वो y डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापन y होने पर, विस्थापन y होने पर न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण क्या था, तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। अब देखिए भाई, इससे आगे के स्टेप्स को मैं यहां ले रहा हूं। ये तृतीय समीकरण है, यानी कि बिंदु बी पर वेग, तो बिंदु बी पर वेग क्या है vb, इसका स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग यानी कि बिंदु ए पर वेग, वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो त्वरण का मान क्या लिया जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य, s यानी इसका विस्थापन जो कितना है y। ये लो, अब देखो va की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, इसका मतलब vb का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया है 2gy हो गया है भाई। अगर vb इज इक्वल टू ये है तो देखो, इसलिए बिंदु b पर, इसलिए बिंदु b पर गतिज ऊर्जा, ये मान ली मैंने क्या है kb है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ m vb का स्क्वायर, हाफ m vb का स्क्वायर कितना है 2gy, 2 से ये 2 आप कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा kb इज इक्वल टू mgy। ये बिंदु B के ऊपर क्या आ गई, मेरे पास गतिज ऊर्जा आ गई। एवं स्थितिज ऊर्जा की बात कर लें, एवं स्थितिज ऊर्जा, तो देखो बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा ub इज इक्वल टू mg, कितनी हाइट है भाई बिंदु B की, h माइनस y। ये लो, इसलिए बिंदु B पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, मैंने मान ली वो यांत्रिक ऊर्जा क्या है EB है। अगर यांत्रिक ऊर्जा को मैं EB से शो करता हूं तो आप समझ गए होंगे EB का मतलब क्या होगा, KB प्लस UB। तो EB इज इक्वल टू हो गया है KB प्लस UB। KB की वैल्यू देखिएगा आप mgy और UB की वैल्यू है mgh माइनस y। तो ये हो जाएगा देखो mgy प्लस mgh माइनस mgy। ये mgy से mgy क्या हो गया, कैंसिल। शेष पार्ट को भाई मैं इधर ले रहा हूं। तो अब आप देखेंगे कि बिंदु B पर कुल ऊर्जा जो EB आ रही है वो कितनी आ रही है, वही mgh आ गई है, इक्वेशन नंबर 2।
यानी बिंदु बी पर भी कुल ऊर्जा उतनी ही आ रही है जितनी कहाँ ही थी, बिंदु ए के ऊपर। यानी बिंदु बी पर और बिंदु ए पर कुल ऊर्जा का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं बिंदु सी के लिए। ये तो बात की थी बिंदु ए के लिए, फिर बात किया आपने बिंदु बी के लिए। अब अपन बात करते हैं बिंदु सी के लिए। देखिए भाई, बिंदु सी के लिए अगर मैं वी वाई का मान देखता हूं, वी सी का मान देखूं बिंदु सी के लिए, तो देखो भाई वही गति की समीकरण देखें आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। देखो भाई वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए का स्क्वायर, ए की जगह जी आ जाएगा, एस की जगह क्या आ जाएगा, वाई है, लेकिन वाई की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, एच के इक्वल आएगी। ये लीजिए VC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, कितना डिस्टेंस आ गई, सीधी H के इक्वल। VA की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो यानी कि VC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2GH। अब इस स्थिति में अगर बिंदु C पर अगर मैं बात करूं किसकी, गतिज ऊर्जा की, तो देखो बिंदु C पर अब आप बात कीजिएगा गतिज ऊर्जा की, तो ये से मैं लिख रहा हूं KC। तो KC इज इक्वल टू हाफ m VC का स्क्वायर। VC ये है 2GH, यानी कि KC इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया है mgh, ये KC आ गया। अब मैं यहीं इसी बिंदु पर ज्ञात करता हूं किसको, स्थितिज ऊर्जा को। देखिए भाई स्थितिज ऊर्जा UC इज इक्वल टू mg। क्या हाइट है भाई बिंदु C की धरातल से, 0। अगर बिंदु C की धरातल से ऊंचाई अगर 0 है तो इसका मतलब यहां इसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी कुल ऊर्जा देखें अपन EC बराबर, तो क्या आएगा भाई, KC प्लस KB, दोनों का योग करते हैं तो KC तो mgh है और ये 0 है, तो कितनी आ रही है, mgh। समीकरण 3 में भी वही आ गई। यानी बिंदु A पर आप कुल ऊर्जा देखें, बिंदु B पर देखें अथवा बिंदु C पर देखें, तो आप क्या देख रहे हैं कि तीनों ही बिंदुओं पर कुल ऊर्जा का मान एक समान यानी mgh आ रहा है। यानी अपन ये कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान एक समान है, और वो मान कितना आ रहा है, mgh आ रहा है। यानी कुल ऊर्जा का मान कैसा रह रहा है, नियत रह रहा है। यहां पर मैंने क्या किया, KC और UC दोनों को ऐड किया है, तो मान कितना आ रहा है, mgh, क्योंकि UC का मान तो 0 है और KC का मान mgh है, तो mgh प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, वही mgh आ गया। यानी बिंदु C पर कुल ऊर्जा mgh, बिंदु B पर कुल ऊर्जा mgh और बिंदु A पर कुल ऊर्जा mgh, यानी कि तीनों बिंदुओं पर कुल ऊर्जा का मान कैसा आ रहा है, मेरे पास एक समान आ रहा है। तो यहां मेरे पास ये स्पष्ट हो जाता है कि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए प्रत्येक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको ऐसे कैसे नोट कर लें, ताकि ये डेरिवेशन आपकी एक इंपॉर्टेंट, सरल सी लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो देखिए एक सेंटेंस अपन यहां लिख सकते हैं, वो ये है कि देखो समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि EA EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू क्या आ रहा है, mgh। इसका मतलब ये सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी इक्वेशन नंबर 5। अर्थात
ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक, अर्थात ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए, अर्थात ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु के लिए प्रत्येक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत, और वो मान कितना आया मेरे पास नियत के रूप में mgh होता है। ये लो, ये एक अच्छी डेरिवेशन जो है अपने कंप्लीट कर ली है। अब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित एक एग्जाम्पल अपने दिया हुआ है, वो है एग्जाम्पल नंबर 6.7, जो कि अपने आप एक डेरिवेशन है, अपने आप में कॉन्सेप्ट है। यानी किसी डोरी से जिसकी लंबाई कैपिटल L है, किसी गोलक को बांध करके उसे गति करा रहे हैं, उस पर आधारित वो एक क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, जो कि अपने आप में एक कॉन्सेप्ट या एक डेरिवेशन दी हुई है। उसको अब अपन सोल्व करते हैं। तो अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.7 की।